कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इसमें हम सेक्शन 1 से 285 तक कवर कर चुके हैं और आज से शुरू करने वाले हैं हम सेक्शन 286 से। अगर चैप्टर की बात करें तो फिलहाल हम 22 चैप्टर पर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 286 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मामले मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे निम्नलिखित विशिष्टता प्रविष्ट करेगा। अर्थात इसमें कहा गया है कि जब कोई मजिस्ट्रेट किसी छोटे मामले की संक्षिप्त सुनवाई करता है तो उसे एक रजिस्टर या प्रारूप में कुछ जरूरी बातें लिखनी होती है। कानून के मुताबिक जो नीचे दिए गए पॉइंट्स है वो बातें लिखनी अनिवार्य होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं। पॉइंट 1, मामले का क्रम संख्या, मतलब मामले का क्रम संख्या केस का सीरियल नंबर। ठीक है। पॉइंट बी, अपराध किए जाने की तारीख, मतलब अपराध किए जाने की तारीख जो किस दिन हुआ है। पॉइंट सी, रिपोर्ट या परिवार की तारीख, मतलब रिपोर्ट या परिवार की तारीख, पुलिस रिपोर्ट या कोर्ट में शिकायत किस तारीख उसको दर्ज हुई है। ठीक है। पॉइंट बी, परिवादी का यदि कोई हो नाम। पॉइंट ये कहता है कि शिकायत करने वाले का नाम यदि कोई हो। पॉइंट डी, अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका निवास। इसमें कहा गया है कि आरोपी का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका पता। ठीक है। पॉइंट एफ कहता है कि वह अपराध जिसका परिवार किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है यदि कोई हो, और धारा 283 की उपधारा 1 के खंड 1 खंड 2 खंड 3 के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया। इसमें कहा गया है कि किस अपराध की शिकायत की गई थी और सुनवाई के बाद कौन सा अपराध साबित हुआ है। साथ ही अगर मामला चोरी या संपत्ति से जुड़ा है तो उस संपत्ति की कीमत कितनी थी। ठीक है। ये बात कहते हैं अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा यदि कोई हो। इसमें कहा है कि आरोपी ने खुद को दोषी माना है या नहीं, और अगर उससे कोई पूछताछ हुई है तो उसका विवरण। ठीक है। इसकी बात करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष कहता है कि कोर्ट का फैसला कि आरोपी दोषी है या बेकसूर है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 287 के बारे में। संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय। संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामलों में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का विवाद नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्यगत सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करें। सेक्शन 287 में कहा गया है कि अगर आरोपी अदालत के सामने यानी मानता है कि उसने जुर्म किया है, मतलब वह ट्रायल चाहता है, तो मजिस्ट्रेट को फैसला सुनाते समय 2 चीजें लिखनी होंगी। ठीक है। पहला ये होगा कि गवाहों ने क्या कहा और उसका छोटा गुण। ठीक है। दूसरा लिखना होगा कि जज साहब उस फैसले पर क्यों पहुंचा और उसका संक्षिप्त कारण लिखना होगा। ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 288 के बारे में। अभिलेख और निर्णय की भाषा। क्लोज 1, ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह सारा रिपोर्ट और फैसला उसी भाषा में लिखा जाएगा जो कोर्ट की आधिकारिक भाषा है, मतलब लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है। क्लोज 2, उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वक अभिलेख या निर्णय दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय से मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट किसी मजिस्ट्रेट को यह छूट दे सकता है कि वह खुद लिखने के बजाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी जैसे आशु लिपिक से यह रिकॉर्ड या निर्णय तैयार करवा सकते हैं, लेकिन तैयार होने के बाद उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। ठीक है।
यहाँ पे हमारे चैप्टर 22 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 23। उसमें 16 अभिभाग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 289 के बारे में, अध्याय का लागू होना। क्लोज वन, अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध पॉइंट ए, पुलिस थाने के बाहर अधिकारी द्वारा धारा 193 के अधीन यदि यह अभिकथित करते रिपोर्ट अग्रसित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए तत्समय परवर्ती विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है। इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट या मजिस्ट्रेट के पास आई शिकायत में ऐसा अपराध है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की जेल की सजा नहीं है, यानी यह सिर्फ 7 साल या उससे कम की सजा वाले मामले में ही लागू हो। पॉइंट बी, मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है जो उस अपराध से भिन्न है जिसके लिए तत्समय परवर्ती विधि के अधीन मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है। धारा 223 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात धारा 227 के अधीन आदेशित जारी की है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किंतु यह अध्याय वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है किसी महिला शिशु के विरुद्ध किया गया है। क्लोज टू, उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकारी अधिसूचना द्वारा तत्सम में परवर्ती विधि के अधीन वह अपराध आधारित करेगी जो देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है, जैसे जमाखोरी, टैक्स चोरी आदि, जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करती है। अगर अपराध किसी महिला या शिशु, जैसे 14 साल से कम वर्ष का शिशु, ठीक है, के विरुद्ध किया गया है, ऐसे मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 290 के बारे में। 14 अभिभाग के लिए आवेदन। क्लोज वन, किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति आरोप की विवेचना किए जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर 14 अभिभाग के लिए उस न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचार लंबित है। इसमें कहा गया है कि यह सौदा कैसे होगा। ठीक है, क्लोज वन कहता है कि आरोपी पर जैसे ही कोर्ट में आरोप तय होती है उसके 30 दिनों के भीतर उसे कोर्ट में आवेदन देना होगा। ठीक है, क्लोज टू, उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है और उसमें उस अपराध का वर्णन भी होगा जिससे वह मामला संबंधित है, या उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा जिसमें यह कथित होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात अपने मामले में स्वेच्छा से 14 अभिभाग दाखिल किया है। ठीक है, और यह कि जिसमें उसे किसी न्यायालय द्वारा इससे पूर्व उसी अपराध में आरोपी ठहराया गया था, सिर्फ दोषी नहीं ठहराया गया। क्लोज टू कहता है कि आवेदन के साथ क्या देना होगा। इसमें यह बताया गया है कि एक शपथ पत्र जिसमें आरोपी यह लिखेगा कि मैंने इस अपराध की सजा की गंभीरता को अच्छे से समझ, ठीक है, और मैं बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से यह आवेदन दे रहा हूँ। वह यह भी कसम खाएगा कि उसे पहले कभी इस तरह के अपराध में किसी कोर्ट द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया, मतलब वह आदतन अपराधी नहीं। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात लोक अभियोजक या परिवादी को साथ ही अभियुक्त को मामले में नियत तारीख की उपस्थिति होने के लिए सूचना जारी करे। ठीक है, क्लोज 3 कहता है कि आवेदन मिलने पर कोर्ट सरकारी वकील या शिकायतकर्ता और आरोपी को यह तय तारीख पर हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करेगा। क्लोज 4 की बात करते हैं, जहां उपधारा 3 के अधीन नियत तारीख को लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त उपस्थित होते हैं
हाँ, न्यायालय अपना समाधान करने के लिए किसी अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है, अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा करेगा, जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा और जहां क्लोज फोर कहता है कि जब सब कोर्ट में हाजिर होंगे तो जज साहब अकेले में बंद कमरे में आरोपी से बात करेंगे, मतलब वहां दूसरी पार्टी नहीं होगी। जज यह पक्का करेंगे कि आरोपी पर दबाव तो नहीं है। ठीक है। पॉइंट ए, न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है वहां वह लोग अभियोजक या परिवादी अभियुक्त को मामले के सौष्ठव निपटाने के लिए 60 दिन से अनधिक का समय देगा, जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामले के दौरान प्रतिकर और अन्य खर्च देना सम्मिलित और तत्पश्चात मामले की आगे सुनवाई के लिए तारीख नियत करेंगे। पॉइंट ये कहता है कि अगर आवेदन स्वैच्छिक है, मतलब अपनी मर्जी से है, कोर्ट दोनों पक्षों को 60 दिन का समय देगा ताकि वह बैठकर आपस में एक ऐसा रास्ता निकाल सके जिससे दोनों संतुष्ट हो। इसमें पीड़ित को चोट या नुकसान के लिए मुआवजा और खर्च देना भी शामिल हो सकता है। ठीक है। पॉइंट बी, न्यायालय को यह पता चलता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल नहीं किया गया है या उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी मामले में जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप था सिद्ध दोष ठहराया गया है, तो वह इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रकरण में जहां उपधारा 1 के अधीन ऐसा आवेदन फाइल किया गया है आगे कार्रवाई करे। पॉइंट में कहता है कि अगर आवेदन जबरदस्ती कराया गया, मतलब आरोपी पुराना अपराधी है, कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को वहीं रोक देगा और केस को सामान्य तरीके से आगे बढ़ाएगा, जैसे यह आवेदन कभी आया ही नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 491 के बारे में, पारस्परिक संतोष फर्द निपटारे के लिए मार्गदर्शित सिद्धांत। धारा 290 की उपधारा 4 के खंड क के अधीन पारस्परिक संतोष फर्द निपटारे के लिए न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात यह धारा बताता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर समझौता कैसे करें। इसके लिए कोर्ट ने मामले में 2 श्रेणियों में बांटा है। पॉइंट ए, पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित किसी मामले में न्यायालय लोक अभियोजक पुलिस अधिकारी जिसने मामले का अन्वेषण किया है, अभियुक्त और मामले में पीड़ित व्यक्ति को उस मामले का संतोष पर निपटारा करने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करे। पॉइंट ये कहता है कि बैठक कौन करेगा, मतलब कोर्ट एक मीटिंग के लिए नोटिस जारी करेगा जिसमें यह लोग शामिल होंगे, सरकारी वकील, केस की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, अभियुक्त, आरोपी। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति, कोर्ट का फर्ज यह है कि कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा और यह पक्का करेगा कि यह समझौता सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी के दबाव। वकील की मतलब आरोपी चाहे तो बैठक में अपने वकील को भी अपने साथ रख सकता है, ये बताया गया यहाँ की। परंतु मामले में संतोष पर निपटारे की ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान न्यायालय यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि सारी प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छापूर्ण की गई है। ठीक है। इस जैसा मैंने बताया भी, इसमें भी यही बताया है कि यह, परंतु यह है कि अभियुक्त यदि ऐसी वाचा करे तो मामले में लाए गए अपने अधिवक्ता यदि कोई हो के साथ इस बैठक में भाग ले सके। पॉइंट बी, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित मामले में न्यायालय अभियुक्त को उस मामले में पीड़ित व्यक्ति को मामले की संतोष पर निपटारे के लिए की जाने वाली बैठक में भाग लेने के लिए सूचना जारी करेगा, परंतु न्यायालय यह कर देगा कि वह मामले का संतोष पर निपटारा करने की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करे कि उससे बैठक में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से पूरा किया, परंतु यह है कि यदि मामले में पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त यदि ऐसी वाचना करे तो वह उस मामले में लाए गए अपने अधिवक्ता के साथ बैठक में भाग ले सकेगा। पॉइंट भी कहता है कि बैठक कौन करेगा,
इसमें पुलिस शामिल नहीं होती है, इसलिए कोर्ट सिर्फ आरोपी और पीड़ित को बैठक के लिए बुलाए। इसमें कोर्ट का फर्क, यहाँ भी कोर्ट यह पक्का करेगा कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक मतलब मर्जी से, इसमें आरोपी और पीड़ित दोनों ही अपनी इच्छा से अपने अपने वकील को बैठक में साथ ला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 492 के बारे में। पारस्परिक संतोष पर निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। जहां धारा 291 के अधीन बैठक में मामले का कोई संतोष पर निपटारा तैयार किया गया है, वहां न्यायालय से निपटारे की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और उन अन्य सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने बैठक में भाग लिया था। और यदि ऐसा कोई निपटारा तैयार नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय ऐसा संप्रेषण लेखबद्ध करेगा और इस संहिता के उपबंधों के अनुसार उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करेगा जहां उस मामले में धारा 290 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन फाइल किया गया है। सेक्शन 292 कहता है कि अगर दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन जाती है तो कोर्ट इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट पर जज साहब मतलब पीठासीन अधिकारी और बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, अगर बातचीत फैल हो जाती है और कोई समझौता नहीं हो पाता, कोर्ट इस बात को लिख कर लेगा। इसके बाद केस को सामान्य मुकदमे की तरह उसी जगह से आगे बढ़ाया जाएगा जहां खुदा अभिभावक द्वारा आवेदन किया गया। अब बात करते हैं सेक्शन 293 के बारे में। मामले का निपटारा, जहां धारा 292 के अधीन मामले का कोई संतोष पर निपटारा तैयार किया गया है, वहां न्यायालय मामले का निपटारा निम्नलिखित रीति से करेगा। अगर समझौता मतलब रिपोर्ट तैयार हुई है तो जज साहब आरोपी को सजा सुनाने के लिए बैठेंगे। यहाँ आरोपी को गलती मानने का फायदा मतलब सजा में भारी छूट मिलता है। सजा तय करने के 4 नियम होते हैं। पॉइंट ए, न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को धारा 292 के अधीन निपटारे के अनुसार प्रतिकर देगा और दंड की मात्रा अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा पर या धारा 401 के अधीन भर्त्सना के पश्चात छोड़ने या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के उपकरणों के अधीन अभियुक्त के समूह में कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अभियुक्त का दंड आरोपित करने के लिए पश्चावर्ती खंडों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा। इसमें पॉइंट कहता है कि मुआवजा और सुनवाई के बारे में बात की है। सबसे पहले रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित को हर्जाना मिलना तय हुआ तो दिलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जज साहब दोनों पक्षों को सुनेंगे कि क्या आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है या उसे जेल भेजना जरूरी है। पॉइंट बी, खंड के अधीन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात यदि न्यायालय का यह मत हो कि धारा 401 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के ऊपर अभियुक्त के मामले में आकृष्ट होते हैं तो वह अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ सकेगा या ऐसी किसी विधि का लाभ दे सकेगा। पॉइंट भी कहता है कि अगर कानून मतलब अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 या धारा 401 के तहत आरोपी को जेल भेजने के बजाय सदाचार की चेतावनी या प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है तो जज साहब उसे जेल भेजने के बजाय सुधारने का मौका देकर छोड़ देंगे। ठीक है, पॉइंट सी की बात करते हैं। खंड के अधीन पक्षकारों के सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड उपनित किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे का दंड दे सकेगा और जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषित नहीं ठहराया गया, वह अभियुक्त के ऐसे न्यूनतम दंड के 1/4 का दंड दे सकेगा। पॉइंट सी में कहा है कि अगर उस अपराध के लिए कानून में कोई न्यूनतम सजा जैसे कम से कम 2 साल की जेल तय है तो जज साहब उसे उस न्यूनतम सजा की आधी एक जेल सजा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आरोपी पहली बार अपराध कर रहा है और पहले कभी दोषी नहीं ठहराया तो सजा और कम होकर न्यूनतम सजा
कि 1/4 ही रह जाएगी। ठीक है। पॉइंट बी, जहाँ खंड ख के अधीन पक्षकार को सुनने के पश्चात यदि न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड के अंतर्गत नहीं आता, तो वह अभियुक्त के ऐसे अपराध के लिए उत्पन्न या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4 का दंड दे सकेगा। और जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है, फिर उनमें किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा गया है, वह अभियुक्त के ऐसे अपराध के लिए उपबंध या विस्तारणीय दंड के दंड दे सकेगा। पॉइंट डी में कह रहा है कि जज साहब उसका 1/4 मतलब ऐसे मामलों में अधिकतम सजा कानून में है। जज साहब उसका 1/4 हिस्सा ही सजा के रूप में। अगर आरोपी पहली बार अपराध कर रहा है तो उसे अधिकतम सजा का सिर्फ छठा हिस्सा ही भुगतना हो। अब बात करते हैं सेक्शन 494 के बारे में। न्यायालय का निर्णय। न्यायालय अपना निर्णय धारा 293 के उपबंधों के अनुसार खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इसमें कहा गया है कि जब धारा 293 के तहत तय की गई सजा या आदेश खुले न्यायालय मतलब ओपन कोर्ट में सबके सामने सुनाइए और उस फैसले पर अपने हस्ताक्षर करें। अब बात करते हैं सेक्शन 495 के बारे में। निर्णय का अंतिम होना। न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उससे कोई अपील संविधान या अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं है। इसमें कहा गया है कि इस समझौते के बाद जो फैसला कोर्ट में सुना दिया वह अंतिम फैसला हो। आप इस फैसले के खिलाफ किसी भी सामान्य बड़ी अदालत में कोई अपील नहीं कर सकते। इस पर पूरी तरह विरोध है। हालांकि इसके केवल 2 अपवाद हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाजत याचिका मतलब एलपी दायर की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी साधारण अपीलीय कोर्ट में इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है ताकि मामला यही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 296 के बारे में। सोधा अभिभावक ने न्यायालय की शक्ति। न्यायालय के पास इस अध्याय के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जमानत अपराधों के विचारण और इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय में किसी मामले के निपटारे से संबंधित अन्य विषयों के बारे में निहित सभी शक्तियां होंगी। इसमें कहा गया है कि जब सोधा अभिभावक के मामले में निपटारा रहा होता है तो उसके पास वे सभी शक्तियां होती है जो एक सामान्य ट्रायल कोर्ट के पास होती है। ऐसा नहीं है कि समझौता प्रक्रिया होने के कारण कोर्ट के हाथ बंधे। जमानत मतलब बेल देना हो, केस का ट्रायल चलाना हो या केस से जुड़े अन्य फैसले नहीं हो, कोर्ट के पास संहिता सीआरपीसी मतलब जो पहला कानून था हमारा और नए कानून के अनुसार बीएनएसएस के तहत मिलने वाले सभी कानूनी ताकतें वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। हम बात करते हैं सेक्शन 297 के बारे में। अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। इस अध्याय के अधिरोपित कारावास के दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का मुजरा किए जाने के लिए धारा 468 के उपबंध उसी रीति से लागू होंगे जैसे कि वह इस संहिता के ही अन्य उपबंधों के अधीन कारावास के संबंध में लागू होते हैं। कानून की भाषा में मुजरा किया जाने का मतलब होता है कि एडजस्ट कर या घटना सेट ऑफ। ठीक है। मान लीजिए किसी आरोपी को फैसला आने से पहले जांच या सुनवाई के समय 6 महीने की जेल में बिताने पड़े। अब सोधा अभिभावक के तहत कोर्ट ने उसे कुल 1 साल की सजा सुनाई तो धारा 468 के नियम के अनुसार जो 6 महीने वह पहले जेल में काट चुका है उसे इस 1 साल में से घटा दिया जाएगा, यानी अब उसे सिर्फ 6 महीने और जेल में रहने होंगे। यह नियम
यह यहाँ भी वैसे ही लागू होगा जैसे सामान्य मुकदमों में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 498 के बारे में। व्यावती इस अध्याय के ऊपर इस संहिता के किन्हीं उपबंधों में अंतर्विष्ट उनसे असंगत किसी बात के लिए भी प्रभावी योजना है और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के दिन उपबंध के अर्थ को सीमित करती है। स्पष्टीकरण, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए लोक अभियोजक पद का वही अर्थ होगा जो धारा 2 के खंड 6 के अधीन इसका है। इसमें धारा 19 के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक समूह। इस धारा ने साफ कहा है कि अगर इस संहिता की कोई दूसरी धारा या नियम सौदा अभिभाग के नियम से टकराती है, मतलब असंगत होते हैं, तो सौदा अभिभाग के नियम ही माने जाएंगे। कोई भी दूसरा नियम इसके असर को कम या सीमित नहीं कर सकता। स्पष्टीकरण में बताया कि यहाँ साफ कह रहे हैं कि लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर शब्द का मतलब वही होगा जो कानून की परिभाषा में है और इसमें सहायक लोक अभियोजक भी शामिल माने जाएंगे ताकि वह भी इस प्रक्रिया में भाग ले सके। हम बात करते हैं सेक्शन 299 के बारे में। अभियुक्ति कथनों का उपयोग नहीं किया जाए। तत्समय परवत किसी विधि में अंतरिष्ट किसी बात के होते हैं भी किसी अभियुक्त द्वारा धारा 290 के अधीन फाइल के लिए सौदा अभिवाद के लिए आवेदन में कथित कथनों या तथ्यों का इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। सेक्शन 299 कह रहा है कि आरोपी को एक बहुत बड़ा भरोसा देना है ताकि वह बिना डरे अपनी गलती मान सके। जब आरोपी धारा 290 के तहत सौदा विवाद के लिए आवेदन देता है तो वह कई बातें लिखता है या अपनी गलती स्वीकार करता है। कानून कहता है कि आरोपी द्वारा इस आवेदन या समझौते के दौरान कही गई बातें या तथ्यों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी सौदा विवाद की प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है। अगर किसी वजह से सौदा फैल हो जाता है और सामान्य केस दोबारा शुरू होता है तो सरकारी वकील या पुलिस आरोपी के उस आवेदन को कोर्ट में सबूत मानकर यह नहीं कह सकते कि देखो इसने सौदा अविवाद के समय अपनी गलती मानी, इसलिए इसे सजा देना। मतलब यहाँ कही गई बातें किसी दूसरे केस या सामान्य ट्रायल में उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 300 के बारे में। अध्याय का लागू नियम। इस अध्याय की कोई बात किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015-2016 की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं है। यह अध्याय किसी भी किशोर या बालक पर लागू नहीं होता। मतलब किशोर न्याय मतलब बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 के तहत जो भी बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का कानून का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है उसके लिए सौदा अभिभाग का कानून बिल्कुल पर है। बच्चों के मामलों जे बोर्ड के नियमों के अनुसार ही होगा इस समझौते के तहत। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।